तो आपने जब सोशियोलॉजी ज्वाइन किया नेक्स्ट आईएएस में, तो उसके पीछे सिलेक्शन का क्या रीजन था? मैं एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट से करना चाहता था बिकॉज उसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, ये गारंटी होती है कि एक प्रोफेशनलिज्म इंश्योर होगा। सोशियोलॉजी चूज करने के पीछे क्या कारण था? तो मैंने सोचा समाजशास्त्र तो हर जगह है, मेरे नाम में भी समाजशास्त्र है। जैसे मेरा नाम वैभव आनंद शर्मा है, तो आनंद प्रकाश शर्मा मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा। ये वैभव ममता शर्मा भी हो सकता था, हाँ। लेकिन पुरुषवाद ने होने नहीं दिया। तो यहाँ से मुझे महसूस हुआ कि सोशियोलॉजी इज एवरीवेयर, व्हाई नॉट स्टडी सोशियोलॉजी। क्या क्या आपके केस में आपके कंटेंट थे जो आपने मतलब फोकस किया सोशियोलॉजी में? जो हमारा नेक्स्ट आईएएस का मटेरियल है, मैंने उसी को रेफर किया था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैभव आनंद शर्मा से। इनकी ऑल इंडिया रैंक है 58। सिविल सर्विसेज 2023 में सोशियोलॉजी ऑप्शनल से इनका सिलेक्शन हुआ है और ये बैकग्राउंड से हैं इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जेपी कॉलेज नोएडा से इन्होंने बीटेक किया है और कुछ दिन जॉब किया और जॉब के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो जानते हैं इनकी जर्नी और कि इनकी सोर्सेस ऑफ स्टडी क्या रहे, पढ़ाई कैसे की, किन किन परेशानियों को फेस करना पड़ा और क्या डूज एंड डोंट्स होना चाहिए। उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो वैभव, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं मिस्टर राज राय, जो कि वैभव के सोशियोलॉजी के टीचर भी हैं नेक्स्ट आईएएस में। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू वैभव इज दैट कि आप इंजीनियर हैं बट फिर भी आपने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया। नॉर्मली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या तो मैथ की तरफ जाते हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड हो, तो सोशियोलॉजी चूज करने के पीछे क्या कारण था? सर, रिगार्डिंग के मैथ्स या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का चूज नहीं करा, उसका कारण ये है कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ। प्रैक्टिकली आई एम अ फेल्ड इंजीनियर। सो मेरा 6.5 CGPA था और मेरी जो जॉब लगी थी वो भी इंजीनियरिंग प्रोफाइल में नहीं लग पाई थी। आई वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल द इंजीनियरिंग राउंड्स इन माई कॉलेज। तो ऐसा कोई कॉन्फिडेंस मुझे इंजीनियरिंग में इसका कोई कारण मेरे पास था नहीं। फिर मुझे वो देखना था कि अब मैं क्योंकि एक नई कहानी लिख रहा हूँ अपने जीवन की, तो क्यों ना कुछ ऐसा चूज करूँ जो सच में मुझे कन्विक्शन आ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वाज द फर्स्ट फेज इन माय लाइफ वेयर आई वाज मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस। सो मैंने सोचा समाजशास्त्र तो हर जगह है, मेरे नाम में भी समाजशास्त्र है। जैसे मेरा नाम वैभव आनंद शर्मा है, तो आनंद प्रकाश शर्मा मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा। ये वैभव ममता शर्मा भी हो सकता था, लेकिन पुरुषवाद ने होने नहीं दिया। तो यहाँ से मुझे महसूस हुआ कि सोशियोलॉजी इज एवरीवेयर, व्हाई नॉट स्टडी सोशियोलॉजी। ये कारण था। गुड। नॉर्मली आपने जैसे बोला कि आई वाज इंजीनियर बाय डिग्री नॉट बाय नॉलेज। यस सर। तो जब आपने अपना जॉब ज्वाइन किया, आपने जॉब के ज्वाइन करने के बाद फिर एक गैप आ गया स्टडी में, तो कम बैक फ्रॉम द गैप, फिर ये आपको कितना चैलेंजिंग फील हुआ? सर एक्चुअली मेरे लिए ये गैप नहीं था, मेरे लिए कंटिन्यूएशन था। क्योंकि जब मैं जॉब में था तो पहली बार मैं 9 घंटे एक चेयर पे बैठा। अगर मुझे पहले आदत होती शायद मैं IITian होता। लेकिन जब मैं जॉब में 9 घंटे बैठा सर, तब मुझे रियलाइज हुआ अगर बैठना ही है तो कुछ बैठ ही लेते फिर अच्छे तरीके से। तो मैंने सोचा अगर 9-10 घंटे बैठने की कैपेसिटी डेवलप हो गई है, देन लेट्स डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। लेट्स क्लियर एन एग्जाम दैट विल एनेबल मी टू डू दैट। तो मैंने कर लिया। तो आपने जब सोशियोलॉजी ज्वाइन किया नेक्स्ट आईएएस में, तो उसके पीछे सिलेक्शन का क्या रीजन था कि नेक्स्ट आईएएस में ही करना है, राज राय सर से ही पढ़ना है? सर मेरे पास जो कंपैरिजन आ रहे थे, तो मेरे को एक चीज पता थी कि अगर मैं करूंगा तो ऑल्दो आई एम नॉट डिस्काउंटिंग एनी स्मॉल इंस्टीट्यूट, लेकिन मुझे ये था कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट से करना चाहता था बिकॉज उसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, ये गारंटी होती है कि एक प्रोफेशनलिज्म इंश्योर होगा। क्योंकि एक बड़े इंस्टीट्यूट को अपनी रेपुटेशन की भी चिंता होती है, सो दे मेक श्योर कि जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो मतलब एंड टू एंड डिलीवर हो जाए। तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था और जो डिलीवर हुआ उसमें कुछ मैच था या मिसमैच था? जमीन आसमान का फर्क था, उससे ज्यादा था। तो राज सर जो है, he came into my life as a sociology teacher, but he ended up becoming my big brother, ended up becoming my mentor. मेरे पास शायद कॉल रिकॉर्डिंग भी होगी। मेरे ज़्यादा मेंटर्स नहीं है, मेरे 10 के आसपास सबसे फेवरेट टीचर्स है जिन्होंने मेरे को बनाया है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। सो रियल काउंट इफेक्टिवली 8 या 7 ही है। उसमें जो सोशियोलॉजी के सर हैं वो सर हैं और सबसे पहले सर हैं। हालांकि मुझे और भी सर मिले जिन्होंने मेरे एथिक्स में संभाला फलाना धुमका, लेकिन जो सर मिले वो सबसे पहले थे। मैं उस वक्त प्री फेल किया हुआ था जब सर से मुझे इमोशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ी। मैं मेंस फेल किया था पहली बार साइकोलॉजी ऑप्शनल से। तो अच्छा, पहले आपने साइकोलॉजी ऑप्शनल से दिया था? क्योंकि जैसे इंटरनेट पे चलता है कि आप वो चूज करिए जिसका आपको मन कर रहा है, तो मैंने कहा मन तो मनोविज्ञान का कर रहा है। पढ़ लिया,
लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि इससे आंसर नहीं बन पा रहे, मुझसे नहीं बन पा रहे। जरूर मेरे सक्षम साथी होंगे जो ये काम कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करता हूँ जो मैं पसंद भी हो, एक इवन ग्राउंड पे आते हैं, एक ट्रेड ऑफ पे आते हैं, और मैं उसके आंसर भी लिख पाऊँ। तब सर के संपर्क में आया था। तब सर का पहला मैसेज ये था व्हाट्सएप पे कि हम वेबर वी विल ब्रेक ऑल द स्टोन्स टू गेट यू सिलेक्टेड। और मैं नया कैंडिडेट था, ये सर की नॉर्मल नेचर है। अभी भी मैं देख रहा था सर ऊपर एक कैंडिडेट से बात कर रहे थे, तो सर उसको उतना ही तवज्जो दे रहे थे जितना मुझे जितना आज मुझे मिल रहा है उतना ही उस एस्पिरेंट को मिल रहा है जो पढ़ रहा है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और राज, आप प्लीज पूछिए सोशियोलॉजी के बारे में या जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हो। So Vaibhav, first of all, congratulations. You make not only us proud but also your parents. So कैसी रही आपकी सोशियोलॉजी की जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट टिल द प्रेजेंट थर्ड अटेम्प्ट? सर पहले तो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं मेरी जर्नी थी। ये हमारी जर्नी थी सर। इट वाज वेरी गुड और मज़ा आया पढ़ने में। इट स्टार्ट्स विद अ फैक्ट, एक आप कह सकते हैं, इफ दिस इज द राइट वर्ड, एक हवस होती है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है, तो उससे शुरू होता है। लेकिन जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर मज़ा आने लगता है कि अब इसमें कुछ एडिशन करते हैं, आप खेलते हैं। जैसे स्विमिंग सीखते वक्त दिक्कत होती है, उसके बाद स्विम करते हैं आप, है ना, मज़ा आने लगता है। तो वही चीज़ होती है सोशियोलॉजी, एक बार तो कंप्लीट करनी है, उसमें डिसिप्लिन लगता है। उसके बाद इंटेंट और जो मज़ा आता है वो ड्राइव करता है। उसमें आप हेल्प करते थे, मैं थोड़ा सा भी आंसर लिखता था, आई रिमेंबर मैं अब देखता हूँ कि अगर मेरे 3.5 नंबर भी आते थे तो आप कहते थे अमेजिंग। लेकिन वो 3.5 वो अमेजिंग की वजह से 7.5 भी बन गए थे। सो वो आपका आभार है सर, मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। दैट इज सो काइंड ऑफ यू वैभव। सो अगेन सोशियोलॉजी से थोड़ा सा मैं मतलब जो नए बच्चे हैं जो सोशियोलॉजी आउट करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या बेसिक प्रीरिक्विजिट हर किसी को अपने अंदर देखना चाहिए बिफोर ऑप्टिंग फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शन? तो एक तो ये मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ समवन इज डूइंग क्लासेस, तो what are the things he should basically know in advance, and what are the things if someone is not doing classes should look after for optional sociology? सर मैं ये पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं। सर जैसे हम समाज में जीते हैं, अभी हमारे किसान भाइयों ने एक आंदोलन किया था, तो उसमें जब उन्होंने कहा कि एक लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो उसमें है वो है मजदूर किसान संगठन, तो सर ये मजदूर शक्ति और किसान शक्ति एक साथ आई थी, और यही हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस है। तो कहीं ना कहीं मजदूर और किसान को ये एहसास हुआ उस आंदोलन में कि कहीं ना कहीं उनकी डिमांड सेम है। तो किसान ये भी कह रहे थे कि आप उन्हें फेयर वेज दो मजदूरों को, और मजदूर ये कह रहे थे कि आप किसानों को एमएसपी दो। वो डिमांड सही है कि गलत, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, विद्यार्थी के मद्देनजर से ये बात हम जरूर देख सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ दिख रही है, ये समाज में करंट्स दिख रहे हैं, तो आप सोशियोलॉजी को एंजॉय कर पाएंगे। रिगार्डिंग कि क्लासेस कैसे, सर उसमें डिसिप्लिन का एक फैक्टर है। हर काम एंजॉयमेंट से तो नहीं हो सकता, तो आपको अगर आपने डिसाइड किया है तो आप लोज में होंगे, हाइज में होंगे, इट्स अ साइन वेव एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन इस साइन वेव में, मोटिवेशन की साइन वेव में एफर्ट से कांस्टेंट लाइन होनी चाहिए। तो अगर वो है तो अल्टीमेटली सर मुझे लगता है अगर ईश्वरी कृपा होए तो इंसान कर सकता है और हो जाएगा। तो अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं तो क्या क्या आपके केस में आपके कंटेंट थे जो आपने मतलब फोकस किया सोशियोलॉजी में? जैसे कौन कौन सी बुक्स, जैसे आपने अगर रेफर करें तो स्टैंडर्ड बुक्स अगर हो या कुछ आपके नोट्स हों तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सर आपने रेकमेंड तो मुझे कई सारी बुक्स करी थी, लेकिन मैं स्टिक जो किया वो इस बात पे किया कि जो हमारा नेक्स्ट IAS का मटेरियल है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स भी था, जिसमें वर्कबुक भी थी, जिसमें हमारा पेपर 1 और पेपर 2 में बुक्स डिवाइडेड हैं, वर्कबुक भी थी। आपने एक्रोनिम्स की भी एक हमको बना के दी थी, जिससे कि हम डिफरेंट फीचर्स कई बार 10, 11, 12 पॉइंट्स याद करना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें हम एक्रोनिम्स को याद कर सकते हैं। मैंने उसी को रेफ़र किया था। लेकिन जब मुझे कभी कभी ये महसूस हुआ कि साइकोलॉजिकली आई फेल्ट के आई वांट वन मोर जस्ट टू बी सेटिस्फाइड, ओके, दैट आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। तो उसमें मैंने एक नितिन सांगवान की बुक आती है जो सब पढ़ते हैं, एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, वो मैंने उससे स्निपेट्स ले लिए थे। लेकिन मैंने उसके बाद ही रियलाइज करा पूरा एफर्ट करने के बाद कि उसकी 70% चीज़ें उन कॉन्सेप्ट्स की वो आपने अपने शब्दों में अपनी किताब में लिखी हुई हैं। तो अगर आप लोग उसे स्किप करना चाहते हैं और जो आपका मटेरियल है आप ही ने लिखा है सर, वो पब्लिश नेक्स्ट टाइज करता है, तो अगर उस पर भी स्टिक करते हैं यू आर गुड टू गो। लेकिन उसके बाद उसमें नॉवेल्टी लाइए, जैसे ऑब्जर्वेशन करिए, वो आप इनकरेज करते हैं कि अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करिए। हर एग्जाम्पल तो आपको स्पून फीड नहीं किया जा सकता। दैट्स वेयर द इंटेंट और द एंजॉयमेंट पार्ट कम्स इन। समाज को देखिए, एंजॉय करिए,
पेपर में एग्जामिनर को एंजॉय करवाइए। वेल सेड। सो आपके सोशियोलॉजी में 296 हैं और अभी तक का जो भी स्कोर आए हैं तो उसमें अभी तक मुझे लग रहा है आपके वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं। सो व्हाट वाज दैट डिफरेंट थिंग यू डिड रिगार्डिंग आंसर राइटिंग व्हिच मेक्स दैट हाई स्कोर इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट? सर जागृति अवस्थी मैम ने AIR 2 हासिल किया था और उनका भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो उन्होंने एक बात लिखी थी कि उन्होंने एक महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल लिख दिया था कि वो अपनी TT की जॉब से, जब टिकट कलेक्टर की जॉब से जब वो डिसएंचेंट हुए तो एलियनेशन फील करा और उससे फिर वो क्रिकेटर बन गए। तो सर वहाँ से मुझे एक एनकरेजमेंट मिला कि मैं भी ऐसे ही एग्जाम्पल्स लूँगा, और फिर मैंने अपने दिमाग को फ्री फ्लो पे छोड़ दिया, विदाउट गेयर, ऑटोमेटिक, कि आप तो मज़े लेने हैं सोशियोलॉजी से। और वही मैंने ऑप्शनल जब पेपर देने गया तब भी दिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, ये मार्क्स थोड़े और ज़्यादा होते। पेपर 1 में नींद पूरी नहीं थी। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में मैं गाड़ी में सो गया था, मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया था, तो वो मार्क्स बेटर है। अगर मैं और एंजॉय कर लेता पेपर 1 में तो वो और अच्छे मार्क्स आते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी while you are writing answer. The only concern is कि paper should be complete and 3 hours का time है, but you should be happy while writing. Okay. So एक important learning ये भी है कि नींद पूरी लेना है। हाँ बिल्कुल ले रही है सारे एग्जाम्स में। हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके, तो आप पूरी तरह से नेक्स्ट IAS के मटेरियल पे रिलाई किए थे सोशियोलॉजी के? यस सर। सो कोई स्टैंडर्ड बुक्स आपने रेफर नहीं की थी तो? हार्लम बॉस एंड ऑल, नो नेवर। ओके ओके ओके, मैं कर नहीं पाया, अगर मेरी कैपेसिटी होती मैं करता, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। वैभव, नॉर्मली स्टूडेंट्स को एक फियर रहता है कि प्रीलिम्स में CSAT, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से हम देख रहे हैं CSAT इज कमिंग टफ। यू बीइंग एन इंजीनियर, तो आपके माइंड में भी क्या कोई ऐसा CSAT को लेकर के फियर था, या यू वाज कॉन्फिडेंट कि CSAT हो जाएगा? सर मैं कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन जब मैं पेपर में बैठा तो फियर आया था, डिफिकल्टी लेवल देख वेरी करके। हाई। तो मैं समझ गया था कि पेपर तो गया, लेकिन अब उठ तो सकते नहीं, तो मैंने कहा चलो सॉल्व करते रहते। जब घर आया तो 2 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ, तो मैंने सोचा चलो मौका मिल जाएगा मेंस लिखने का। तो जो डिफिकल्टी लेवल था इस बार, उस डिफिकल्टी लेवल को अगर ध्यान में रखें तो स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस दोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए कि इस फियर फैक्टर से बाहर निकले? सर अगर मैं ये मानूं कि जैसा पेपर आया था वैसा ही दोबारा आ जाए, तो अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है आप उसे फोकस करिए, उसको अपना स्ट्रेंथ के साथ साथ एक प्रेडिक्टेबल स्ट्रेंथ बनाइए, राइट। दूसरी बात यह है कि जो टॉपिक्स हैं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, इसको कवर करिए, इसको देखिए। और ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी है, पूरा प्री का हर एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल गेम भी है। तो अगर हम देखें उस पेपर को भी, तो पहले दिन वीडियोस बहुत बनी थी इंटरनेट पे कि इट्स अ वेरी टफ पेपर, वेरी टफ पेपर। फिर 10 दिन के बाद वीडियोस बनी थी कि वेट अ मिनट, अगर इसमें भी बैठे तो देयर आर इजी क्वेश्चंस, यू कैन क्लियर द कट ऑफ। तो उस वक्त अगर 10 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 11वां देखो। तो सिंपल क्वेश्चंस कर करके 35 क्वेश्चन भी, 36 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, हो जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें मत फंसो, आप दूसरा एक्सप्लोर कर लो। अगर आपको मैथमेटिक्स सेक्शन टफ लग रहा है तो आप रीजनिंग वाले में या फिर थर्ड सेक्शन में इंग्लिश वाले में चले जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड। इंटरव्यू के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? UPSC में जब इंटरव्यू आपने दिया एंड इट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू, जी सर। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या डिफिकल्ट लगा या जो प्रेडिक्ट किया था, जो पढ़ा था वैसा ही पूछा गया? सर मैं अब ये कहूँगा कि मैं वहाँ पे जब एंटर हुआ तो वहाँ पे एक पियोन साहब बैठे थे जो जिनके सामने मैं थोड़ा सा घबरा गया, और वो बोले कि अरे भाई अब तो तुम IAS बन गए, अब क्यों घबरा रहे हो? तो मैं तो उन्हें भगवान का, देव का एक रूप मानूंगा कि उन्होंने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भर दिया। मैंने उनसे कहा अभी कोई गारंटी नहीं, बोले हमें दिख रहा है बन गए। तो दैट वाज अ पियोन साहब that gave me that confidence. So confidence can come from any source. Let the universe operate in your life. और जब आपने इंटरव्यू दिया, अपीयर हुए, so how it started, from DAF or from current affairs or random? Sir, I would say that the interview board was very intelligent and they were very expert in making sure that they test my personality, not my knowledge. Because अगर knowledge को test करें वो मेरे नाम के मतलब पे गिरा दे मुझे, वो इतने बड़े लोग हैं, ठीक है, लेकिन they gave me full room to play. They started by GI tag. They started by what is the GI tag for Moradabad? That is the only thing that was discussed about my dad. What is the GI tag of Moradabad? That's it. They wanted to see how well I can think. For example, ma'am asked me, the chairperson of the board, how many GI tags are there in India? So I said, ma'am, I do not know, but I can think. So she said, okay, think. So I said, ma'am, Moradabad's GI tag number is around 206. So the total number of GI tags should be more than that. Only okay. So this way, I just served to the interview board that I think this way. If you like,
this thinking, please give me the opportunity to have this job. If you don't, then I will become better. So any question further? हाँ, मतलब अभी 50 दिनों से बेसिकली कुछ कम ज़्यादा समय बाकी है प्रीलिम्स के लिए, तो मैं ये जानना चाहूँगा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ टू कीप योर सेल्फ काम, हाउ टू कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी और हाउ टू कंट्रोल योर एंग्जाइटी, बिकॉज जैसे जैसे एग्जामिनेशन आस पास आता है स्टूडेंट्स में ये थोड़ा एंग्जाइटी लेवल बढ़ने लगता है। तो पहला तो ये, दूसरा ये कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट को टू ओवरकम दैट एंग्जाइटी। तो Sir, abhi, I can preach very easily, although I completely sympathize and empathize with all my fellow brothers and sisters who are writing the exam. But फिर भी अगर मैं कुछ कहूँ तो ये कहूँगा कि समझिए कि मेडिटेशन करिए, है ना। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत कुछ सहा है। कोई सावरकर जी हैं जो हमारे कालकोठरी में बंद थे, भगत सिंह जी ने ज़िंदगी दे दी। मैं तो बोनस मांगता हूँ कि भगत सिंह जी 23 ईयर्स जिए थे, मैं जितना भी उनसे ज़्यादा जी रहा हूँ बोनस है। सो वो लोग इतना सहे थे, तो हम अगर उनके जैसा ही पेट्रियाटिज्म सर्विस में सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा हम भी सह लेते हैं, उसको ट्रेनिंग मानते हैं। क्योंकि ये हार्डकोर जो बिल्कुल क्रॉनिक पेट्रियाटिज्म होता है उसको सर्व करने का एक तरीका मानता हूँ मैं सिविल सर्विसेज को या आर्मी या डिफेंस को। बाकी हर कोई नेशनलिस्ट है, हर कोई पेट्रियाट है, पर ये हार्डकोर मैनिफेस्टेशन है। तो इसको एक ग्रिलिंग मानिए कि जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स परेशान हुए थे, उसका 0.1% हम थोड़ा हो जाएं ताकि उस लायक बने कि उनके बनाए हुए देश में कुछ कर पाएं। मतलब टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम जी बिल्कुल, पॉजिटिवली मानिए अपने। करेक्ट। तो एक तो ये हमारा था कि टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम। और सर एक बात और कहूँगा, जब मैं पढ़ता था तो मैं ये सोचता था, बना के नहीं बोल रहा हूँ मैं ये सोचता था कि आई एम ऑन माई नेशनल ड्यूटी, दैट टू मी टू कंप्लीट माई आंसर्स, टू कंप्लीट माई क्लासेस, इट्स नेशनल ड्यूटी बिकॉज आई डिजर्व टू बी एट दैट पोस्ट एंड माई नेशंस डिजर्व्स टू मी फॉर मी टू बी एट दैट पोस्ट। दैट वॉज माई थिंकिंग, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन तो अगर ऐसे सोचेंगे सर हो जाएगा। वेरी वेल सेड। सो एक मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट हैज चेंज्ड आफ्टर 16th of April? Do we see the same Vaibhav before 16th April? He's same person or there is a transformation in that? Sir, this Vaibhav is just a little bit more relaxed. Rest, everything will, if it will change for the better. This is my hope. Right now, I am not able to analyze anything, but only thing is that I am a little relaxed. Because any challenge that is coming to me is seeming very small in front of the challenges that have come in this journey, sir. And I can see that you are doing your national duty already, casting your vote and just came for the institute for the interview. So it's very nice. Thank you, sir. Great. Congratulations once again. Thank you so much.